नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपवन पंड्या उदयपुर राजस्थान से और आज आपके सामने कोरोना से संबंधित कुछ खास विशेष बातें लेकर आया हूं। कोरोना का जो इलाज है उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो ये चर्चा कर लें कि इसमें ऐसी कौन सी चीजें जो लगातार करनी चाहिए, यानी कि जो बीमारी शुरू हुई है आगे प्रोग्रेस होती है और अपन ठीक हो रहे होते हैं उस पूरे 1 महीने के दौरान, या आप कोरोना होने से पहले भी अगर अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो चीजें कॉमनली आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादातर लोग हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, 6 फीट की दूरी रखनी है, मास्क लगाना है ना। कोई ऐसा बंद स्पेस है जिसमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए या उसमें भीड़ में नहीं जाना चाहिए। ये सब चीजें तो ध्यान रखनी ही है। इसके अलावा आप जो है दिन भर में पानी जो पीते हैं उसको गुनगुना करके पिएं। एक्सरसाइजेज रेगुलर करें, खास करके जो प्राणायाम होते हैं, अनुलोम विलोम जैसे जो व्यायाम होते प्राणायाम होते हैं वो जरूर करें। नॉर्मल व्यायाम भी आप करते रहें, एक्सरसाइजेस करते रहें। जो आपका फूड है वो न्यूट्रिशियस रहता रहे। आपका जो फूड है उसमें विटामिन सी और इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन सी की टैबलेट्स आप रेगुलर खाना शुरू कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, बल्कि फायदा ही होगा। और खाने में भी जो आपके जो खाने के सामान हैं, जैसे फ्रूट्स हैं तो उसमें खट्टे फ्रूट्स लीजिए, उनमें विटामिन सी ज्यादा होता है ना। और साथ में खाना है तो वो बैलेंस डाइट हो, प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो खाने में। कार्बोहाइड्रेट तो हम नॉर्मली लेते ही हैं, हमारे डाइट में काफी होता है कार्बोहाइड्रेट। और बाकी जो फूड एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स हैं, उनको सबको बराबर मात्रा में लेते रहें। गुनगुना पानी लेते रहें, भाप लेते रहें दिन में 2-3 बार। ये आपको कोरोना होने से बचाएंगे। आप हल्दी वाला दूध का सेवन कीजिए। हल्दी वाले दूध में हमेशा ध्यान रखिए काली मिर्च भी डालनी चाहिए, तो वो ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो हो गया कि हम बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। कोरोना का जो संक्रमण है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग वो जिसमें आप बीमार होते हैं, शुरुआती दौर, जिसमें आपको फीवर आया है, आपका बदन दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, या फिर कुछ सिम्टम नहीं आए लेकिन आपने किसी कांटेक्ट में आने से किसी पेशेंट के आपने जांच कराई है और वो पॉजिटिव आई है। तो शुरू के 5 से 6 दिन हम मानते हैं इसको फेज 1। फेज 2 होती है इस डिजीज की, जब आप इस बीमारी में प्रोग्रेस हो रही होती है, यानी जो 5 दिन में जो भी इंफेक्शन हुआ है आपका, तो वायरल रेप्लिकेशन होने से, वायरल लोड बढ़ने से आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है और उस रिएक्ट करने में जो जो चीजें आती है वो अगले 5-6 दिन और चलती हैं। यानी शुरू के 5 से 6 दिन पहला फेज, अगले 5 से 6 दिन दूसरा फेज, और एक तीसरा फेज होता है जिसको कन्वलेसेंट फेज कह सकते हैं। यानी जब आप ठीक हो रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। भाग 1 में क्या करना है, यानी फेज 1 में क्या करना है डिजीज के, फेज 2 में क्या करना है और फेज 3 में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो फेज 1 का जो इलाज होता है उसमें आपको वायरल रेप्लिकेशन कम करने की जो टैबलेट्स होती हैं, फेबिफ्लू जैसी, वो दी जाती हैं। बुखार कम करने की दवाएं दी जाती हैं। आजकल एंटीकोगुलेंट्स जो हैं, यानी खून पतला करने वाली दवाइयां, जैसे इकोस्प्रिन हो गई, क्लोपिडोग्रिल हो गई, या और भी कई तरह की बीमार दवाइयां होती हैं, उन दवाइयों को भी शुरू से ही शुरू कर दिया जाता है। डे 1 डे 2 से ही शुरू कर देते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये सब चीजें हो गई पहले फेज में शुरू करने वाली जो दवाइयां होती हैं। साथ में अगर खांसी जुकाम वगैरह ज्यादा है तो आपको कफ सिरप दिया जा सकता है, और उसके अलावा आपको नेबुलाइज किया जा सकता है अगर खांसी वगैरह ज्यादा है, जिसमें एक मशीन होती है छोटी सी, आपको एक मास्क लगाते हैं, मास्क के नीचे एक चैम्बर होता है, उसमें एक दवाई डालते हैं और वो फ्यूम की तरह निकलती है और आप उसको सूंघते हैं। तो इसमें खास करके ब्यूटीकॉर्ड, ड्यूवलिन, इस टाइप के रेस्पिल्स आते हैं जो मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। तो इन चीजों का आपको नेबुलाइजेशन दिया जाता है ताकि आपके फेफड़े खुल सकें। आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लगातार चालू रहेंगी। आपको इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री करके एक डिवाइस दी जाएगी जिसमें 3 बॉल्स होती हैं, जिसमें आपको हवा को खींचना होता है, उल्टा करके हवा को फेंकना होता है। वो मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा उस चीज पे कि कैसे उसको यूज करना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो होती हैं, रेस्पिरेशन की एक्सरसाइजेज हो गई, जो बीमारी की प्रॉपर बेसिक दवाइयां होती हैं वो आपका फिजिशियन और अच्छे से गाइड करेगा, वो शुरू करना है। साथ में आपको
आपको सैचुरेशन जो है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो ऑक्सीजन की मात्रा है ब्लड में, SpO2 भी कहते हैं जिसको, वो नापते रहना है हर कुछ 6 घंटे में, 4 घंटे में नापते रहिए। बॉडी का टेम्परेचर नापते रहिए और उस अनुसार अपनी दवाई फिजिशियन के गाइडेंस में लेते रहिएगा। ये हो गया फेज 1 का ट्रीटमेंट। फेज 2 का जो ट्रीटमेंट है, जिसमें कि वो बीमारी बढ़ती है, यानी जो हम शुरू के 5 दिन में जो फील कर रहे हैं उसका बॉडी जो रेस्पॉन्स देना शुरू करती है उस इन्फेक्शन को, तो वो इन्फेक्शन का रेस्पॉन्स होता है, वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को डैमेज करता है, आपके लंग्स को, आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जब हमारी इम्यूनिटी होती है वो कीटाणुओं से, विषाणुओं से जब लड़ती है तो एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे इसमें खासकर जो कोरोना में हो रहा है, आपकी लंग्स की जो झिल्लियां होती है उसमें सूजन आ जाती है, और उस सूजन की वजह से आपका जितना भी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं या एनवायरनमेंट से जो हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं वो सारा ब्लड में नहीं जा पाता है ज्यादातर पार्ट, और इस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम होने लगती है। तो इस फेज में, सेकेंड फेज में, यानी सेकेंड हाफ ऑफ द डिजीज, या आप ये कह सकते हैं कि 5 से 6 दिन जब गुजर जाएं तो अगले 5 से 6 दिन जो आ रहे हैं, 6ठे से 10वां 12वां दिन जो आ रहा है, उन 6 से 12 दिन वाला जो अंतराल है डिजीज का, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखने हैं कि आपको बार बार सैचुरेशन चेक करना है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो भी इसी अंतराल में शुरू होती है। ज्यादातर जो डेथ हो रही है वो भी इसी 6 दिन से 10-12 दिन के अंतराल में ही शुरू हो रही है डिजीज शुरू होने के। तो इस फेज 2 में आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत डेंजरस है। इसमें आपको सैचुरेशन को रेगुलर देखना है अपनी बॉडी का, और आप एक वॉक टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हो सकता है आपका नॉर्मली सैचुरेशन 90% के आसपास रह रहा हो, 95% के ऊपर रह रहा हो, लेकिन अगर आप 6 मिनट की एक वॉक कर लें और उसके बाद आप सैचुरेशन जो उंगली में आप लगाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें देखेंगे तो सैचुरेशन कई बार 5% से ज्यादा कम हो जाता है, यानी अगर 95 था तो वो 85 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। यानी कि अगर आपका सैचुरेशन 90% से नीचे जा रहा है, या वॉक टेस्ट करने के बाद आपका सैचुरेशन 5% से ज्यादा कम हो रहा है, राइट, या आपका सिटी स्कोर, आपने सिटी स्कोर सुना होगा, सिटी स्कैन करा जाता है आजकल, वो भी 5-6 दिन के बाद इसी सेकंड हाफ में किया जाता है। ये बहुत डेंजरस है। सेकंड जो फेज है इसमें सिटी स्कैन भी इसी फेज में किया जाता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी इसी में डाउन होना शुरू होता है, राइट, और जो भी सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो कठिनाई होती है, वो भी इसी में शुरू होती है। जब हम बीमार होते हैं तो शुरू के 5-6 दिन तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अगले जो 6 से 10वां 12वां दिन तक होता है उसमें हम नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, बुखार उतर गया। लेकिन आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन तो नहीं जा रहा है, तो आप इसमें अपने आप को मॉनिटर करते रहिए। आप वॉक टेस्ट करिए कि 6 मिनट चले, उसके बाद कितना % आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ रहा है। अगर वो 5% से ज्यादा नीचे आ रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीजें हैं कि सिटी स्कोर कितना है, जो कि सेकंड फेज में किया जाता है, वो अगर ज्यादा है, यानी 9-10 हो गया है, 3-4 तक ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो रिस्क बढ़ जाती है, और मैक्सिमम 25 स्कोर होता है सिटी स्कैन का। तो इस तरीके से सिटी स्कैन का बढ़ना या सैचुरेशन का कम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर वॉक टेस्ट पे सैचुरेशन 5% से अगर नीचे आ जाता है तभी आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। और इवन अगर आपको तकलीफ ज्यादा नहीं है तो आप घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा के या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवा के, और स्टेरॉइड भी इसी दौरान चालू किए जाते हैं। मित्रों, अगर आपको कोई लंग की प्रॉब्लम है, सैचुरेशन की प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो जो स्टेरॉइड टैबलेट शुरू की जाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होती हैं, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ बॉडी में उसको खत्म करती है, वो भी इसी दरमियान शुरू किया जाता है। तो ये सेकेंड फेज बड़ी घातक है, इसका बड़ा ध्यान रखिए। 6ठे से 11वें दिन का शुरू में भी संभल जाइए, आपको जो टेस्ट करवाने हैं डॉक्टर ने लिखे हैं वो करवाइए, दवाइयां लीजिए। सेकंड फेज में अपने जो रेस्पिरेशन है उस पर बहुत ध्यान रखिए, भाप वाप जो लेना है, जो मैंने शुरू में बताया, वो सब लेते रहिए। और फिर आता है थर्ड फेज, यानी कन्वलेसेंट फेज, यानी अगले 15 दिन बीत गए, अपने 10-12 दिन बीत गए, अगले 15-20 दिन जो बचे हैं उस दौरान भी आपको तकलीफें आ सकती हैं, यानी खांसी कंटिन्यू रह सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो म्यूसिनैक वगैरह टैबलेट है वो पानी में घोल के लेते रहिए 10-12 दिन। आपकी ये जो कफ सिरप है वो लेते रहिए, सिट्रिजिन मोंटेलुकास के कॉम्बिनेशन है जो एंटी एलर्जिक होते हैं वो लेते रहिए। तो अगले 10-15 दिन आप ये लेते रहिएगा। एंटीकोगुलेंट, यानी जो खून को पतला
करने वाली दवाइयां शुरू की थी वो इस दौरान भी चलती रहेंगी। अगर टैबलेट है तो इस दौरान भी चलती रहेंगी, क्योंकि हार्ट अटैक का खतरा इसी दौरान ज्यादा हो रहा है। लोग ठीक होके घर जा रहे हैं, वापस हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए आपको एंटीकोगुलेंट जो टैबलेट दी जा रही है, यानी खून पतला करने की जो भी दवाइयां दी जा रही हैं, वो चालू रखिए, उनको बंद मत करिए अपनी मर्जी से अगर डॉक्टर ने लिखी है तो, और ताकि आपका हार्ट अटैक से आप सेफ रहें। और नॉर्मली 1 महीना अगर बीत जाता है आपका, डे 1 जो था, उसके बाद 30 दिन निकल जाते हैं, तो उसके बाद कोरोना से जो डेथ है या कोई कॉम्प्लिकेशन का जो चांसेस है वो ना के बराबर है। तो इस 1 महीने के दौरान ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप शुरू में 3-4 दिन तो खूब नेबुलाइजेशन ले रहे हैं, आप भाप ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, और अगले 5-6 दिन कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या पूरे ठीक हो गए उसके बाद अगले 15 दिन कुछ ध्यान ही नहीं दिया। आपको पूरा 1 महीना देना है अपने आप को वीकनेस से भी ठीक उभरने के लिए, और हार्ट की और दूसरी जो लंग्स की कॉम्प्लिकेशन है उनसे उभरने के लिए 1 महीना पूरा चाहिए इस डिजीज में। हाँ, क्वारंटाइन पीरियड 15 दिन का होता है, लेकिन आप 1 महीने तक आप इन्फेक्शन दे भी सकते हैं। हो सकता है 10-15 दिन में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन उसके बाद भी अगले 10-15 दिन तक आप इन्फेक्शन दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दूरी बना के रखिएगा, घर में भी दूसरे जो सदस्य हैं परिवार के उनसे पूरा 1 महीना आपको दूर रहना है। बस इसी सब जानकारी के साथ मैं विदा लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये सब जानकारी आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको इन जांचों के बारे में, दवाइयों के बारे में एक आइडिया चाहिए, तो मैंने एक वेबसाइट पे एक वेब पेज बनाया है, pandyas.com, pandyaz.com/corona CORONA। ये आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे मैंने आपको जो है वो लिख के भी दे रखा है, वो सब आपको मिल जाएगा वहां पे। थैंक यू।